अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम स्टार्ट करने लगे हमारी ऑब्स्टेट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, या फिर कह सकते हैं कि वो चीज जो कि बेसिक है सारी ऑब्स्टेट्रिक्स की, विच इज लेबर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो लेबर वाला चैप्टर सबको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यही चैप्टर है जो थोड़ा लंबा भी है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको जल्दी से कोशिश करते हैं खत्म करने की, ताकि हमारा ये ऑब्स्टेट्रिक्स का ये खत्म हो जाएगा तो फिर सिर्फ आपके पीछे ऐसे 2-3 चैप्टर्स रहते हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो लेबर में से वही बात है करने की कि इसमें ना चीजें जिस तरह लिखी हुई होने मतलब मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगी, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं उस तरह से कराऊं जैसे आपके एग्जाम में ज्यादा आती है, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो लेबर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लेबर है क्या, व्हाट इज लेबर, मतलब डिफाइन करने का। इसको कोई कह दे आपको तो हम क्या कहेंगे, तो बेसिकली इसको या फिर ह्यूमन पार्चुरेशन, मतलब दोनों एक ही वर्ड है, लेबर या ह्यूमन पार्चुरेशन। इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट्स in birth of the baby, delivery of the placenta and an indication or a signal to start lactation। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन इसके जो बिल्कुल पहला लफ्ज पहले पेज पे ही लिखी हुई है, कोई मैंने कहीं से नहीं निकाली, ये आपने याद करनी है लाजमी, क्योंकि ये आपसे पूछते होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें क्या चीजें होती हैं ये भी सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है। इट इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, बर्थ ऑफ द बेबी हो जाती है, प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है एंड लैक्टेशन स्टार्ट होने का सिग्नल होता है ये। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर क्योंकि लेबर की ही बात करनी है, तो लेबर में 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम बात करेंगे ना व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिले इन लेबर या एबनॉर्मल लेबर, तो उसमें भी ज्यादातर फिर हम इसी हिसाब से लेते हैं कि P's में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही होगी। तो जो 3 P's हैं जो पूरी लेबर को डिटर्मिन करते हैं वो है सबसे पहली पावर यानी मैटरनल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, पावर से मुराद है कि मैटरनल कॉन्ट्रैक्शंस कैसी हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस ठीक नहीं होंगी तो कभी भी लेबर का प्रोसेस आगे नहीं चल सकता। फिर पैसेजेस यानी कि जहां से उस फीटस ने गुजर के आना है वो रास्ता कैसे, जिसमें आ जाती है आपकी सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, कि अगर आपका पैसेज ही अजीब सा है, आपका पेल्विस ही ऐसा है कि जो कि फेवरेबल नहीं है डिलीवरी के लिए, या फिर कोई और प्रॉब्लम है इन द पैसेज, जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस है। कई बार ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड यूट्रस की वजह से वो ऐसी जगह पर होता है कि वो आपकी जो पेल्विक कैविटी का आउटलेट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है, तो आप तब भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पैसेजेस कैसे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिलीवरी। एंड देन पैसेंजर, जिसने गुजर के आना है वो कैसा है, जिसने गुजर के आना है क्या वो सीधा ऐसा पड़ा हुआ है कि वो गुजर के आ सकते हैं, क्या वो ट्रांसवर्स लाइन में तो नहीं है, कि वो फुटलिंग ब्रीच तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतना बड़े साइज का फीटल मैक्रोसोमी है कि वो गुजर के नहीं आ सकता। तो ये सारी की सारी जो लेबर है वो इन 3 P's के अराउंड ही रोटेट करती है। ठीक है, तो आपने इनको नहीं भूलना। अब हम स्टार्ट करने से पहले कि हम लेबर का डायग्नोसिस एंड मैकेनिज्म पढ़ें, हम पहले थोड़ी सी मैटरनल और फीटल एनाटॉमी इसलिए रिवाइज करेंगे क्योंकि आपके एमसीक्यूज में आती होती है, और आपका मैकेनिज्म कभी भी आपको समझ नहीं आ सकता जब तक आपको ना पता हो कि पेल्विस की क्या डायमेंशंस है और किस तरह से उसमें से गुजर के सर बच्चे का निकल के बाहर आता है। ठीक है, तो इनको समझना बेहद जरूरी है, ये बिल्कुल भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं आपको डायग्राम से खाली उतनी ही बातें बताऊंगी जितनी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। अच्छा जी, अब ये है जी आपकी डायग्राम फीमेल पेल्विस की, क्योंकि जाहिर है इस फीमेल पेल्विस से निकल के सर ने आना है, तो जाहिर है इसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है। अब जो पेल्विस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, पेल्विक इनलेट, मिड कैविटी या मिड पेल्विस एंड पेल्विक आउटलेट। पुरानी बातें जल्दी से रिवाइज करूंगी ताकि जल्दी हम इसको कवर कर लें। तो पेल्विक इनलेट क्या है, ये वाला जो आपको नजर आ रही है बाउंड्री, दिस इज योर पेल्विक इनलेट। अगर अब हम बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक इनलेट की बात करें तो दैट इज नॉट टफ, एटलीस्ट आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आप किसी भी चीज को कोई पूछे तो डिफाइन कर सकें। बहुत सिंपल है, ये आगे देखें फेब्रिक सर्फेसेस नजर आ रहे हैं, पीछे आपको नजर आ रहा है सैक्रम है, और साइड पे आपकी पूरी की पूरी जो है एरिया ये स्केल बोन्स का है। ठीक है, मतलब इसमें कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं ना, स्केल स्पाइन से ऊपर वाला होता है। आइलिक स्केल जो आपकी हाँ जो इलियोपेक्टिनियल लाइन होती है, ठीक है, उससे बाउंडेड है, और पीछे से सैक्रम, मतलब इतनी सी बात मोटी मोटी सी ना। ठीक है, एल ऑफ द सैक्रम है और सैक्रल ये जो आपकी मेजर बोन स्टार्ट होती है, ये इनलेट है। अब इनलेट का जो सबसे वाइडेस्ट डायमीटर, 2 डायमीटर्स ही हो सकते हैं ना, या तो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर हो सकता है या इसका ये ट्रांसवर्स डायमीटर हो सकता है। तो जो इनलेट के लेवल पे डायमीटर ज्यादा बड़ा होता है वो होता है ये ट्रांसवर्स डायमीटर, इट इज 13.5 सेंटीमीटर। आपने अपनी बुक के हिसाब से जाना है, ये गलत लिखा हुआ है 13, बुक सेज इट इज 13.5 सेंटीमीटर, तो आपने उसी के हिसाब से जाना है। और ये बात हमें समझ आती है कि अगर इनलेट का सबसे बड़ा डायमीटर ये ट्रांसवर्स है, इसका मतलब है कि फीटल हेड अगर आप अपने जहन में रहे, बच्चे का जो सर है, तो उसका भी सबसे जो बड़ा डायमीटर है उसको इसी पोजीशन में आना चाहिए कि यूं ट्रांसवर्सली आए वो। ठीक है, ताकि इधर से आराम से गुजर सके, क्योंकि इसका ट्रांसवर्स डायमीटर काफी बड़ा है। ठीक है जी, तो ये हो गया इनलेट। इसके बाद होती है मिड कैविटी। अब ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज ऑलमोस्ट मिड पेल्विस। मिड पेल्विस मतलब इतना क्लियरली यहाँ पर इससे डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि बस आप ये समझ लें कि जब आपका इनलेट से एंटर हो जाता है ना, इनलेट से आप आगे आ जाते हैं, उसके बाद
इनलेट से आगे आने के बाद आपको पता है कि सारे के सारे पेल्विक मसल्स आ जाते हैं। तो जो मसल्स वाला एरिया ना बेसिकली आपका मिड पेल्विस होता है। और मिड पेल्विस के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एंट्रोपोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर्स बराबर होते हैं, दोनों के दोनों ही आर अकॉर्डिंग टू आर बुक 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ 11.5 लिखा हुआ है तो आपने इधर की इस तस्वीर को हाली देखना है, आपने बातों को नहीं देखना। तो यहाँ पर जो डायमीटर होता है एंट्रोपोस्टीरियर भी और ट्रांसवर्स भी वो दोनों होते हैं बिल्कुल बराबर और 12। इसका मतलब है कि फीटल हेड जब एंटर होगा ट्रांसवर्सली, उसके बाद वो मिड के पेल्विस में चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें दोनों बराबर होता है। ठीक हो गया जी। और इसकी भी अगर आप बात करें कि इसके आगे पीछे क्या है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीन बात इसमें आ जाती है कि आगे तो प्यूबिक सिम्फिसिस ही है, पीछे इसका जो एरिया बनता है वो बनता है सेकंड एंड थर्ड जो आपके पीसेस ऑफ सैक्रम है, और जो साइड्स है ना इसकी उन पे स्किल स्पाइन आती है। स्किल स्पाइन बहुत जरूरी है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये छोटू सी एक चीज इधर और ये छोटी सी इधर, ये ब्लू आके टच कर रही है, ये स्किल स्पाइन होती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब स्किल स्पाइन के लेवल पे फीटल हेड पहुंच जाता है तो फिर हम उसको लेते हैं स्टेशन 0। स्टेशन 0 का मतलब होता है कि फीटल हेड इंगेज हो गया इन द पेल्विक कैविटी, और अब इसके बाद जो डिलीवरी है वो पॉसिबल हो सकती है। अगर आपके पास मदर आई है एक और मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं और आपने चेक किया है और जो फीटल हेड है वो स्किल स्पाइन से ऊपर पड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कि अभी फीटल हेड इंगेज ही नहीं हुआ और अभी तो डिलीवरी बिल्कुल भी इमिनेंट नहीं है। तो फिर आपने देखना होता है कि मदर को कॉन्ट्रैक्शंस कैसी आ रही हैं। अगर हल्की फुल्की है तो इसका मतलब है आपने वेट करना है। अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, सर्विक्स डायलेटेड एंड फेस्ड है, तो फिर आप देखते हैं कि कोई सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन तो नहीं है। तो बहरहाल स्किल स्पाइन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, इसको स्टेशन 0 लेने का अभी हम बाद में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये आपने याद रखना है स्टेशन 0 जब हो जाए यानी पेल्विक जो फीटल हेड है वो स्किल स्पाइन के लेवल तक पहुंच जाए, इसका मतलब होता है कि अब हेड इंगेज हो गया। इससे नीचे जब फीटल हेड आता जाता है ना, फिर हम उसको लेबल करते हैं 1 सेंटीमीटर अगर नीचे आएगा स्किल स्पाइन से तो मैं उसको लेबल करूंगी +1, 2 सेंटीमीटर नीचे जब आ जाएगा स्किल स्पाइन से तो +2, 3 नीचे आ जाएगा तो +3 और मजीद नीचे आ जाएगा तो +4, 4 तक आता है तो फिर वो डिलीवरी हो जाता है। ठीक है, और अगर स्किल स्पाइन से हेड ऊपर होगा तो उसको फिर मैं माइनस में कहती हूँ। अगर स्किल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो -1, 2 ऊपर है तो -2, इस तरह आपने फीटल हेड की पोजीशन को डिनोट करना होता है बाय स्टेशन के -1 है, +1 है। अगर मैं किसी के सामने कहूंगी ना कि फीटल हेड की स्टेशन अभी +2 है तो उसे समझ आ जाएगा कि स्किल स्पाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे है, इंगेज्ड हेड है। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंस है मिड पेल्विस की। अब दिस इज योर पेल्विक आउटलेट, मतलब जो नीचे की तरफ से आप देखते हैं। ठीक है, और इसमें जाहिर है आपकी पोस्टीरियरली जो कॉकेक्स की टिप होती है वो आ जाती है, एंटीरियरली इसमें बिल्कुल लोअर पोर्शन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाते हैं, और लैटरल बॉर्डर इसके स्कियल ट्यूबरोसिटीज और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से बनता है। इसमें भी अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर तो चलो जैसे भी तस्वीर में दिखाया गया ना कि यहाँ का जो वाइडेस्ट डायमीटर होता है आउटलेट का वो होता है एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर। तस्वीर पे ना देगा, थोड़ी बहुत तस्वीरें आगे पीछे हो जाती हैं, ये तो इसमें आपको लग रहा है कि ट्रांसवर्स बड़ा होगा, लेकिन ओरिजिनली जो गायनेकॉइड पेल्विस होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली फीमेल पेल्विस होते हैं गायनेकॉइड नेचर के, उनमें यह होता है कि जो आउटलेट है उसमें एपी डायमीटर इज 13.5 एंड ट्रांसवर्स इज 11। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमने इनलेट पढ़ा था तो इनलेट पे वाइडेस्ट डायमीटर वाज ट्रांसवर्स डायमीटर, मिड पेल्विस में बराबर थे, आउटलेट में वाइडेस्ट डायमीटर इज एंट्रोपोस्टीरियर। इसका मतलब है कि फीटल हेड जब इनलेट में एंटर हो तो वो ट्रांसवर्स पोजीशन में उसे एंटर होना चाहिए, मिड पेल्विस में पहुंच के उसको रोटेट करके एंट्रोपोस्टीरियरली आके फिर एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में आउटलेट में आएगा तो ही डिलीवरी पॉसिबल होगी। अगर फीटल हेड इनलेट में एंटर हो जाता है ट्रांसवर्स पोजीशन में, लेकिन वो रोटेट नहीं करता, रोटेट किस पोजीशन में करना है उसने एंट्रोपोस्टीरियर में करना है ताकि वो यहां से डिलीवर हो सके। अगर वो रोटेट नहीं करता तो फिर डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ट्रांसवर्स पोजीशन में उसको हम कहते हैं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, के ट्रांसवर्स पोजीशन में ही डीपली अरेस्ट हो गया सर। तो ये अभी हम सारी बातें पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डायमीटर्स देख लें। आफ्टर डायमीटर्स पेल्विक शेप्स कौन कौन सी होती है, नाम पता होना चाहिए खाली, और गायनेकॉइड शेप का पता होना चाहिए कि दिस इज द मोस्ट फेवरेबल शेप फॉर डिलीवरी। ये वाली फीमेल्स की सबसे कॉमन भी है, गायनेकॉइड है, नाम भी इधर गलत लिखी हुई है स्पेलिंग, गायनेकॉइड शेप होती है। इसमें डिलीवरी सबसे ज्यादा अच्छी पॉसिबल होती है क्योंकि सबसे वाइडेस्ट होती है, ट्रांसवर्सली भी और एंट्रोपोस्टीरियरली भी। और अगर इसके अलावा कोई भी शेप होता है तो उसमें मोस्ट प्रॉब्लम हमें सिजेरियन ही करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है डिलीवरी, क्योंकि जैसे अभी आपकी एंड्रॉइड पेल्विस है इसमें ये होता है कि वही रोटेशन नहीं होती और डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो जाती है, इसका डायमीटर ये वाला बहुत छोटा होता है। फिर ये जो आपका प्लेटिप्लॉइड है इसमें फ्लेक्शन नहीं हो पाती, ये इतना ऐसे प्लेटिप्लॉइड कह रही हूँ, ये जो एंथ्रोपॉइड है ये ऐसा अजीब लंबा सा होता है ना कि अभी मैं आपको जब मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ाऊंगी ना तो आपको समझ आएगी कि किधर रोटेशन होती है किधर फ्लेक्शन होती है बच्चे के सर की, तो ये भी इसमें भी मतलब प्रॉब्लम होती है, और प्लेटिप्लॉइड में भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होती है। तो बहरहाल जो गुड इज वो गायनेकॉइड है।
ये है आपका जी पेल्विक फ्लोर, जो पहले भी हम कई दफा पढ़ चुके हैं। ये आपका सारा पेल्विक फ्लोर बना हुआ है जो कि पेल्विक मसल से बना होता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल इज लेवेटर एना है, थोड़े से एक्सेसरी मसल्स भी होते हैं और ये सारी सपोर्ट दे रहे होते हैं ड्यूरिंग लेबर। अच्छा जी, आफ्टर मैटरनल एनाटॉमी हम थोड़ी सी फीटल एनाटॉमी पढ़ेंगे, फीटल स्कल की कि क्या क्या उसमें चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए फॉर लेबर का प्रोसेस याद रखने के लिए। तो होता ये है कि ये देखिए बच्चे का सर है और बच्चे के सर में आपको पता है कि फॉन्टेनेलेस और सूचर्स होते हैं जो डिफरेंट बोन्स के दरमियान में होते हैं और बच्चे में बिल्कुल ही ये अनऑसिफाइड होते हैं, मेम्ब्रेनस सूचर्स होते हैं और इसीलिए होते हैं ताकि ये अगर बोन्स को थोड़ा सा आगे पीछे होने की जरूरत भी पड़े तो हो सके। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं आगे दो, दीज आर द फ्रंटल बोन्स और इनके दरमियान में ये सूचर जो है दिस इज योर फ्रंटल सूचर, ठीक है। फ्रंटल के पीछे ये जो दोनों बोन्स है ये पैराइटल बोन्स हैं और फ्रंटल और पैराइटल के दरमियान में ये जो सूचर है दिस इज द कोरोनल सूचर, ठीक है, ये वाला जो बन रहा है। उसके बाद जो दोनों पैराइटल के दरमियान में ये सूचर होता है ये सेजिटल है, ठीक है। और पीछे की तरफ ये जो पैराइटल बोन्स और ऑक्सीपिटल बोन इसके दरमियान में जो सूचर है दिस इज द लैम्बडॉइड सूचर, ऑक्सीपिटल एक ही होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 तरह के सूचर्स हैं, फ्रंटल, कोरोनल, सेजिटल एंड दिस इज द लैम्बडॉइड। इसी तरह 2 फॉन्टेनेलेज हैं। ये जो आगे नजर आ रहा है दिस इज द डायमंड शेप फॉन्टेनेले जो कि आपकी दोनों फ्रंटल और पैराइटल के दरमियान में होता है। इसको कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेले, इसी को ब्रेगमा भी कहते हैं, ठीक है। ब्रेगमा का नाम याद रखना आपने। और इसको हम फील कैसे करते हैं, जब हमें नजर नहीं आ रहा होता तो हम फील करते हैं तो ये डायमंड शेप महसूस होता है और इसके आसपास हमें 4 सूचर्स मिलते हैं, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। मतलब फील करने पर हमें ये देखेगा चारों तरफ सूचर्स है तो हमें पता चलेगा कि एंटीरियर फॉन्टेनेले। जबकि पोस्टीरियर आप देखें तो ट्रायंगुलर है और इसको जब हम फील करेंगे तो इसके आसपास हमें 3 सूचर्स मिलेंगे तो पोस्टीरियर हमें पता चल जाएगा। अब इन चीजों का हमें क्या फायदा है और हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब फीटल स्कल के भी हम मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी लेबर का तो आपको पता चलेगा कि हमने देखना ये होता है कि ये जो इसका बच्चे का सर इतना अच्छा फ्लेक्स होना चाहिए, इतना अच्छा फ्लेक्स होना चाहिए कि जब हम फील करें तो प्यूबिक सिम्फिसिस के नीचे ये चीज आ जाए, इतना ज्यादा वो फ्लेक्स हो जाए कि ये सामने ना रहे बल्कि हेड का ये पोर्शन सामने आ जाए। वर्टेक्स किसको कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये जो पोर्शन होता है ना इसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट इन केस ऑफ अ वेल फ्लेक्स्ड हेड और ऑक्सीपिट एंटीरियर होता है। ये भी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मजीद ये होता है कि आपकी जब पास होते हैं ना फीटल हेड मिड पेल्विस से तो ये सारी जो स्कल बोन्स है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं और ओवरलैपिंग की वजह से ही डिलीवरी पॉसिबल होते हैं। इनके जो सूचर्स हैं उसका फायदा ये होता है कि सारी ओवरलैप करती हैं। इसी के बजाय अगर बच्चे का फेस प्रेजेंट कर रहा हो, स्कल हेड का ये स्कल प्रेजेंट ना करे फेस प्रेजेंट कर रहा हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि फेस की सारी बोन्स होती हैं ऑसिफाइड, वो ओवरलैप नहीं करती तो डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं। किसी कोई मसला हो कि ना आस्क मी। थैंक यू।